Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the next chapter, that is taxable event, levy and remission. Okay. अब taxable event आप लोग सभी को मालूम है, हमने जीएसटी में भी देखा. What was the taxable event in GST? It was supply. याद आ रहा है क्या? Okay. So supply was the taxable event in GST, whereas in customs the taxable event would be importation of goods or exportation. ठीक है, importation या तो फिर exportation, this will be the taxable event. ओके तो यहां पर अपने को क्या क्या समझना है, आइए देख लेते हैं. जो सेक्शंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं वो अपन कवर करने वाले. सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, ओके. देन 14 जो है वो वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो ये हम यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे. देन 15, 16, 17, 18. ठीक है, 17, 18 के लिए मैंने एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है, दैट इज असेसमेंट. ओके, वहां पर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, तो अभी यहां पर नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं. जो री इम्पोर्टेशन के प्रोविजंस हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. री इम्पोर्टेशन से लेकर के डेरिलिक, अबेटमेंट, रिमिशन, डीनेचरिंग, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर करेंगे. इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं. इन एनी टैक्स लॉस देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. कोई भी टैक्स लॉ आप पकड़ लो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम्स हो, उसमें 3 चीजें कॉमन होंगी. सबसे पहला होगा टैक्सेबल इवेंट. सबसे पहला होगा टैक्सेबल इवेंट. जीएसटी में होगा टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, कस्टम्स में इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन, इनकम टैक्स में अर्निंग ऑफ इनकम. ओके, तो ये सारे कुछ होते हैं टैक्सेबल इवेंट्स. अब इवेंट जब अपना फाइनल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी. मतलब ये टैक्सेबल इवेंट करने पर आपके ऊपर कितना लायबिलिटी आ रहा है, इसको क्वांटिफाई करना इज द सेकंड प्रोसेस. ओके, द थर्ड प्रोसेस वुड बी हाउ टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी. जो भी लायबिलिटी बनी है आपके ऊपर, आप उसको डिस्चार्ज कैसे करोगे. तो यहाँ पर क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद जो भी फाइल करने के टाइम पे आपको चालान पे करना पड़ता है, वॉट एवर दैट प्रोसीजर इज. ओके, ई क्रेडिट लेजर, ई ड्यूटी पेमेंट लेजर, ठीक है, वो सब अपन बाद में देखेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी. ओके, तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैक्सेबल इवेंट. पूरा का पूरा टैक्सेबल इवेंट इन डेप्थ समझेंगे. ओके, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. स्टार्ट करते हैं. चार्जिंग सेक्शन. Charging section. This section is the charging section of Customs Act. Customs Act लगने के लिए कोई तो सेक्शन होना चाहिए, yes or no? हर एक एक्ट में होता है. जैसे मान के चलो सप्लाई. So section number 7 of CGST Act was having the power to regard any activity as a supply. अब अगर आपका एक्टिविटी सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल पर्सन ने किया, तो सेक्शन नंबर 9 of CGST Act was triggered. Section number 9 of CGST Act was the charging section. ठीक है, section number 7 supply, section number 9 was the charging section. Is that clear? तो यहाँ पर जो चार्जिंग सेक्शन का काम करने वाला है वो सेक्शन नंबर 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट. ओके, चलो रीड करते हैं. एज पर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. मतलब अगर इस एक्ट में कहीं पर कुछ लिखा है कि ड्यूटी नहीं लगना चाहिए या इस तरीके से लगना चाहिए, तो सेक्शन 12 विल नॉट ओवरराइड दैट सेक्शन. सेक्शन 12 को आप भूल जाओ, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक जो होगा उसके हिसाब से करो. पर अगर आपके पूरे कस्टम्स एक्ट में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है, देन आपको सेक्शन 12 में जगह मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्या लगना है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेविड एट सच रेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. देख लो यहाँ पर एक सिक्सर मारा है इस सेक्शन ने. क्या मारा, सिक्सर. क्या बोलता है, ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. मतलब सर्विस की बात नहीं की, सिर्फ गुड्स की बात की. ओके, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स इंपोर्ट होने चाहिए या तो फिर एक्सपोर्ट होने चाहिए. अब क्या हर एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है, ड्यूटी लगता है? नहीं. ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, जैसे एनिमल स्किन वगैरह, कुछ एकदम फ्यू प्रोडक्ट्स हैं
जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। ओके, एंड इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट पर लगता है एक्सेप्ट अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। ओके, सो इंपोर्ट ड्यूटी का जो रेट्स है वो शेड्यूल 1 में होता है। ओके, एंड एक्सपोर्ट का ड्यूटी का जो रेट्स होगा वो शेड्यूल नंबर 2 में होता है। ओके, अब यहाँ पर आगे ये लोग क्या कहते हैं सुनो। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 सेज दैट सारे के सारे गुड्स पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई इंसान को बिलोंग करता हो या गवर्नमेंट को बिलोंग करता हो, ऐसा कुछ नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट गुड्स हो तो भी लगेगा, गवर्नमेंट गुड्स ना हो तो भी लगेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है सुनना। अब मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट किया। अब गवर्नमेंट इंपोर्ट करने के बाद इसको ऑब्वियसली बेचेगी ना, सेल करने के लिए इंपोर्ट किया। ओके, तो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी जो गवर्नमेंट पे करेगी, उसको पास ऑन करेगी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, पास ऑन। तो यहाँ पर जो ड्यूटी है वो पास ऑन की जा रही है, खुद के जेब से नहीं भरी जा रही। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट जब ड्यूटी पास ऑन करने वाला है तो उसको भी लगा दो भरने के लिए, भरेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर ये गवर्नमेंट खुद को लिए यूज कर रहा है, खुद को ही यूज करने के लिए काम आने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, डिफेंस के लिए मंगाए, ठीक है, आर्म्स अम्यूनिशंस, या तो फिर कुछ ऐसे गुड्स है जो गवर्नमेंट यूज करने वाली, देन इन दैट केस एग्जेम्पशंस हैव बीन प्रोवाइडेड। तो मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ गुड्स यूज करने वाली है, देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोस्टल गार्ड एक्सेट्रा, तो उसके लिए एग्जेम्पशन है। मतलब ऐसी चीज जो हम नहीं बेचने वाले, जो गवर्नमेंट नहीं बेचने वाली, ठीक है, जो यूज करेगी, पुलिस यूज करेगी, कोस्टल गार्ड यूज करेगी, मिलिट्री यूज करेगी, नेवी यूज करेगी, उस केस में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन रखा है खुद के लिए, क्योंकि खुद ही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड बाद में मतलब एक जेब से दो दूसरे जेब से लो, ऐसा हो जाएगा। सो उससे बेहतर है कि दो ही मत। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत डीप में जाना है इस सेक्शन के। मोड्स ऑफ क्लियरेंस, चलो अभी आ गया अपना मोड्स ऑफ क्लियरेंस। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। ये इंडिया है, सपोजिंगली दिस इज द बेसलाइन, दिस इज द इंडिया। ओके, ये बेसलाइन हुई। अब यहाँ पर आपके गुड्स आ रहे हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी ये आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है। सपोजिंगली दिस इज द 12 नॉटिकल माइल एरिया। ओके, आपका शिप यहाँ पर आ चुका है, योर शिप हैज बीन एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। 12 नॉटिकल माइल ये एंटर कर चुका है। ओके, अब ध्यान से सोच समझ के बोलना, ध्यान से। क्या 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करने पर अपने को समझ में आ जाएगा कि हम 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ चुके हैं? इज इट पॉसिबल? सोच के बोलो, क्या वो पॉसिबल है जान पाना कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गए? आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देर इज नो स्पेसिफिक मार्किंग एट 12 नॉटिकल माइल्स दैट यू हैव एंटर्ड इनटू दिस एरिया। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पर आप एंटर कर चुके हो, इट मींस इंपोर्टेशन हैज बीन स्टार्टेड, इंपोर्टेशन स्टार्ट हो चुका। ओके, इंपोर्टेशन स्टार्ट होगा मतलब टैक्सेबल इवेंट की शुरुआत हुई, टैक्सेबल इवेंट खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर इंपोर्टेशन की शुरुआत हुई। अगर हम इसको एक्सपोर्ट के नजर से देखें तो आपका 12 नॉटिकल माइल अगर क्रॉस कर जाता है, आपका जो शिप होगा, वेसल होगा, 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, चाहे फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे या ना पहुंचे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका वेसल 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर जाता है, इसको हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट हो गया। समझ में आई ये बात? ओके, तो यहाँ पर इंपोर्टेशन चालू है, शिप यहाँ तक आकर पहुंच गई। ओके, अब यहाँ पर सारा का सारा एंट्री, इनवर्ट्स, अनलोडिंग वगैरह सब हो रहा है कस्टम्स पोर्ट पर। हियर इट इज कस्टम्स पोर्ट, यहाँ पर सब काम चालू है। ओके,
अब यहाँ पर कस्टम्स के कस्टडी में है गुड्स, कस्टम फ्रंटियर क्रॉस नहीं किया, दिस इज द कस्टम फ्रंटियर, ये कस्टम फ्रंटियर है, ठीक है। कस्टम फ्रंटियर गुड्स तभी ही क्रॉस करेगा जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे एंड अप्रोप्रिएट कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट करोगे। सो फॉर पेमेंट ऑफ दिस कस्टम्स ड्यूटी, ओके, और rather we can say for clearance of these goods you have two options with you, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, clear it for home consumption, that is called as clearance for home consumption। आप सीधा आपके फैक्ट्री में लेके जाओ, उधर कंज्यूम कर लो, ओके। अदर वे राउंड इज, आप इसको क्लियरेंस मत कराओ, मतलब वेयर हाउस में रखो, आप होम कंजम्पशन के लिए अभी मत लेके जाओ। क्यों? अगर आपके पास ड्यूटी देने को पैसा नहीं है, आप ड्यूटी को डेफर कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी डिपॉजिटिंग इन वेयर हाउस, डिपॉजिटिंग इन वेयर हाउस, ओके, समझ में आई बात? तो यहां पर अगर आप क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कर लेते हो, ओके, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आपका हो चुका है, आपने वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर ली, बिल ऑफ एंट्री, देन आपको गुड्स लेकर जाने मिलेगा, आपको गुड्स लेकर जाने मिलेगा, समझ में आई बात? और यहां पर अगर आपको वेयर हाउस में डिपॉजिट करना है तो आपको क्या फाइल करना होगा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एंड यहां पर होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? सो टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट इज इंपोर्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेशन? 12 नॉटिकल माइल्स का क्रॉस होना इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंपोर्टेशन, एंड इंपोर्टेशन इज एंडेड व्हेन यू क्लियर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। आप होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, मतलब यहाँ पर आपका गुड्स जो है वो इंडियन लैंड मास का पार्ट बन चुका, ओके। एंड यहाँ पर आपका इंपोर्टेशन समाप्त हो जाएगा, समझ में आई ये बात? ओके। एंड यहाँ पर होते हैं वेयर हाउसेस, सपोजिंगली कस्टम्स एरिया में यहाँ पर एक वेयर हाउस होगा, ओके, वेयर हाउस। ये गुड्स जो है ये वेयर हाउस में जाएंगे, वेयर हाउस में जाने के लिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा, ओके, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब यहाँ पर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के साथ साथ आपको एक कसम देनी होगी। ध्यान से सुनना, अभी वेयर हाउसिंग के प्रोसीजर में आ रहा हूँ। आपको एक कसम यहाँ पर देनी होगी। क्या कसम दोगे? यहाँ पर जो भी ड्यूटी का असेसमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी ड्यूटी का असेसमेंट होगा, कैसे करना है असेसमेंट देखेंगे अभी। जो भी ड्यूटी का असेसमेंट होगा, उस पर्टिकुलर ड्यूटी का थ्राइस द अमाउंट, ठीक है, मतलब समझो 1 लाख का ड्यूटी बनता है, सो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एंड अलोंग विद दैट आपको ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपके गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट करने दिया जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब वेयर हाउस से जब आपको घर के लिए निकालना है, दैट इज फैक्ट्री के लिए निकालना है आपको, ओके, एट दैट टाइम यू हैव टू फाइल वन मोर बिल ऑफ एंट्री, दैट इज कॉल्ड एज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। समझ में आई बात? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेयर हाउस के केस में 2 बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउस में डालने के लिए एक बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउस से निकालने के लिए दूसरा बिल ऑफ एंट्री। वेयर हाउस में जब भी गुड्स जाएंगे तब आपको क्या करना होगा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, अलोंग विद दैट आपको एक बॉन्ड भी साइन करके देना है। समझ में आई बात? तब ऑफिसर क्या देगा आपको? परमिशन फॉर डिपॉजिटिंग इट इनटू वेयर हाउस, वेयर हाउस में डिपॉजिट करने का आपको परमिशन दिया जाएगा, ओके। सो वेयर हाउस में गुड्स डिपॉजिट हो चुके, अब आप यहाँ से क्लियरेंस करवाओगे। समझ में आई बात? ये हुआ ब्रीफ प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में, एक रफ आइडिया। अब मैं कहां पर जा रहा हूं? नाउ आई एम टेकिंग यू टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी, दैट इज रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। अब अपना डिस्कशन कहां पर आगे बढ़ रहा है? टैरिफ वैल्यू का जो डिटर्मिनेशन होगा वो कौन सी डेट का लेना है, कौन सी डेट का लेना है वो हम समझेंगे, एंड रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी डेट का लेना है। तो पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 12 नॉटिकल माइल्स एंटर हुआ है से 12 अगस्त को, ओके, कस्टम पोर्ट पे पहुंचा 14 अगस्त को, ओके, मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 17 अगस्त को, ओके। तो ये सब डेट्स में से कौन से डेट का ड्यूटी आप लोग लोगे फॉर दिस पर्टिकुलर गुड्स? सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड,
कि 12 तारीख को लेना है कि 14 तारीख का लेना है या 17 तारीख का लेना है। ठीक है, या तो फिर अगर वेयर हाउस के गुड्स है तो इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री का डेट लेना है कि एक्स बाउंड का लेना है, कौन से डेट का रेट लेना है, दैट इज द क्वेश्चन इन आवर हैंड राइट नाउ। अब उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंपोर्ट प्रोसीजर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं अभी इंपोर्ट प्रोसीजर। अब आपके गुड्स जो है, ठीक है, आपके गुड्स जो है वो आ रहे हैं। ओके, अब गुड्स को लाने के लिए कौन से तरीके हैं मुझे बताओ। कहना है से आपके गुड्स बाय सी रूट आ सकते हैं, बाय सी रूट आ सकते हैं, यस और नो। देन बाय एयर, बाय एयर आ सकता है। देन बाय व्हीकल आ सकता है। ओके, और वी कैन से बाय एनी अदर मोड अदर देन अबव 3। ओके, तो यहां पर ये इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ओके, अब यहाँ पर ये सब गाड़ियों को, या तो फिर यहाँ पर रेल का भी एक रह गया, रेल लिख देता हूँ, रेल, एंड बाय एनी अदर। तो ये जो भी लोग इसको चलाते हैं उसको हम कहते हैं पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पर्सन इन चार्ज। इज दैट क्लियर, समझ में आई? ओके, तो यहां पर अपने को पर्सन इन चार्ज को डिफाइन करना है। ठीक है, वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग पर्सन इन चार्ज। अब अगर सी रूट से आ रहा है तो ये गाड़ी कौन चलाता है, वेसल कौन चलाएगा, कहना है से कैप्टन ऑफ द वेसल, कैप्टन चलाएगा। और यू कैन से मास्टर ऑफ द वेसल, यस और मास्टर। अगर एयर के रूट से आ रहे हैं तो कहना है से पायलट इज द दैट इज पर्सन इन चार्ज, पायलट। ओके, देन अगर व्हीकल से आ रहे हैं, ठीक है, व्हीकल से आ रहे हैं, देन इन दैट केस जो ड्राइवर होगा वो, या तो फिर जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द दैट पर्टिकुलर व्हीकल। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्राइवर। इज दैट क्लियर? एंड अगर रेल से आपके गुड्स आ रहे हैं, रेल से आते हैं क्या गुड्स, पाकिस्तान से जो शुगर आती है वो रेल से भी आ सकती है, लाहौर से जो ट्रेन होती है उसमें आ सकती है। ओके, तो ट्रेन के केस में कंडक्टर और गार्ड, ठीक है, कंडक्टर यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, कंडक्टर। So these all are the person in charge, and any other होगा तो owner of that particular mode of transport. So these all are the person in charge for these particular routes. Okay. अब person in charge की जिम्मेदारियां समझते हैं अपन। अब अगर आपके गुड्स आ रहे हैं तो पर्सन इन चार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करना होता है, कि उसकी गाड़ी में क्या क्या गुड्स आ रहे हैं, क्या क्या क्रू मेंबर्स हैं, क्या क्या पैसेंजर्स हैं, वो सारा का सारा उसको ब्यौरा देना पड़ता है। किसको, पर्सन इन चार्ज को। ओके, सो पर्सन इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट विच इज कॉल्ड एज इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। व्हीकल के केस में होता है इंपोर्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट रिपोर्ट। रेल के केस में भी इंपोर्ट रिपोर्ट, एंड इन बाकी के केसेस में होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इसको हम बोलते हैं IGM। ओके, रोड के रूट से आया तो इंपोर्ट रिपोर्ट, एंड अगर एयर या फिर इससे आ रहा है तो फिर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पे एयर के केस में आपको होगा अराइवल मैनिफेस्ट, ठीक है, अराइवल मैनिफेस्ट, यहाँ पे है अराइवल मैनिफेस्ट। ओके, वहां पर होगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IGM। ओके, सो अपने को इस पर्टिकुलर, दैट इज जो कैप्टन होगा, दैट इज पर्सन इन चार्ज वगैरह जो भी यहाँ पर लिखा है, उन लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में एक डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन देने के बाद, ये डिक्लेरेशन देने के बाद उनको क्या मिलता है, एंट्री इन वर्ड्स मिलता है। क्या मिलता है,
एंट्री इनवर्ड्स। अब एंट्री इनवर्ड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होगा? वेसल। एयर में तो एंट्री इनवर्ड्स नहीं होगा ना, 12 नॉटिकल माइल पे क्या हवा में खड़ा रहेगा ऐसे? नहीं, उसको लैंड करना होगा, ठीक है। तो जब भी एयरक्राफ्ट उसका लैंड हो जाएगा तब उसको आईजीएम सबमिट करना है, एंड देन उसको वहां से जो भी अनलोडिंग वगैरह का राइट्स होगा वो सब मिलेगा, ठीक है। सो वेसल की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो एंट्री इनवर्ड्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंट्री इनवर्ड्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट ये सब लोग जो है, इन लोगों को कहां पर अपने अपने जो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कहां पर रुकाना है। सो आंसर इज, यहाँ पर अपन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया। अब यहाँ पर होता है कस्टम्स पोर्ट, ठीक है, कस्टम्स पोर्ट। ओके, अभी कस्टम्स पोर्ट किसके लिए होता है? वेसल के रुकने के लिए। जो कस्टम्स पोर्ट होता है वो कौन अपॉइंट करता है? सीबीआईसी अपॉइंट करता है, ठीक है। सीबीआईसी विल अपॉइंट फॉर एग्जांपल नावा शेवा पोर्ट, कांडला पोर्ट एज अ कस्टम्स पोर्ट। तो यहाँ पर आकर के रुक सकता है। इंडिया में कई सारे पोर्ट्स हैं, हर जगह पर नहीं रुकाना है आपको, सिर्फ कस्टम्स पोर्ट पर ही गाड़ी रुकानी है। इज दैट क्लियर? वेसल हैज टू बी स्टॉप्ड ओनली एट कस्टम्स पोर्ट। अब हम बात करते हैं अगर रोड से आ रहा है तो रोड से अगर आ रहा है तो उसको लैंड कस्टम स्टेशन पर रुकाना है। किधर रुकाना है? लैंड कस्टम स्टेशन। ओके, अभी यहाँ पर अपना वाघा बॉर्डर जो है अमृतसर वाला, वहां पर लैंड कस्टम स्टेशन बनाए हुए हैं। तो जब भी रोड से कुछ गुड्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लैंड कस्टम स्टेशन में रुकना होता है, ठीक है। एंड अगर आप लोग का एयर से आ रहा है गुड्स, ठीक है, एयर से, क्या प्लेन बनाया देखो, तो यहाँ पर आपको कहाँ रुकाना है? कस्टम्स एयरपोर्ट पर, कस्टम्स एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। सो जो प्लेन होगा वो कहां पर रुकेगा? कस्टम्स एयरपोर्ट में। अगर जो शिप है, वेसल है, वो कहां पर रुकेगा? कस्टम्स पोर्ट में। एंड जो रोड से गुड्स आ रहा है, रोड रेल से, तो वो लोग कहां पर रुकेंगे? लैंड कस्टम स्टेशन पर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर उनको रुकाना है। अब इंडिया में स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही है, तो क्या अगर इस जगह का इंपोर्टर है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई इंपोर्टर है तो उसको क्या यहाँ तक जाना पड़ेगा? कस्टम्स पोर्ट तक जाना पड़ेगा उसको, गुड्स अपना क्लियर करवाने के लिए वहां तक भेजो। तो ये तो फ्रेट बहुत हैवी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं, आईसीडी बोलते हैं अपन उसको। क्या बोलते हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो। तो इनलैंड कंटेनर डिपो के थ्रू गुड्स इंटीरियर लोकेशन ऑफ इंडिया में आते हैं। मतलब मान के चलो कि मैं यहाँ पर मुंबई में बैठा हूँ, ओके, पर मेरे गुड्स दूसरे कहीं पर लोड हुए, मतलब मुंबई के कोई एकदम कॉर्नर के इलाके में। तो अगर यहाँ पर मेरा इनलैंड कंटेनर डिपो होगा, सो आई कैन ब्रिंग दैट गुड्स थ्रू इनलैंड कंटेनर डिपो। तो क्लियर तो यहीं से होंगे, मेरा जो सीएचए होगा, कस्टम हाउस एजेंट, वो यहाँ से क्लियर करवाएगा, इनलैंड कंटेनर डिपो में भेज देगा, एंड मैं यहाँ पर उसका अनलोडिंग ले लूंगा। समझ में आई क्या बात? तो इनलैंड कंटेनर डिपो में भी ऑफिसेस होते हैं कस्टम्स के। समझ में आई बात? तो यहाँ से गुड्स आएंगे इनलैंड कंटेनर डिपो में, एंड इनलैंड कंटेनर डिपो से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ब्रॉड प्रोसीजर। ओके, अब जैसे ही जो कैप्टन ऑफ द वेसल है उसने क्या किया? आईजीएम दिया, उसको क्या मिला? एंट्री इनवर्ट्स मिला। अब एंट्री इनवर्ट्स मिलने के बाद, एंट्री इनवर्ट्स मतलब दिस इज द परमिशन फॉर अनलोडिंग। एंट्री इनवर्ट्स एक्ट एज अ परमिशन फॉर अनलोडिंग, ठीक है, मतलब अनलोड करना है आपको गुड्स कस्टम्स पोर्ट में, तो आपको एंट्री इनवर्ट्स होना चाहिए आपके पास। सो अगर पर्सन इंचार्ज के पास एंट्री इनवर्ट्स है तो ही वो अनलोडिंग कर सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट अनलोड द गुड्स फ्रॉम द वेसल। ओके, तो एंट्री इनवर्ट्स इज द परमिशन, मिल गया अनलोडिंग करने का परमिशन। ओके, अनलोड कर दिया। अब अनलोड किया तो यहाँ पर गुड्स पड़े होंगे अपने कस्टम्स पोर्ट पे। ओके, उसको कस्टोडियन लेके जाएगा साइड पर, थोड़ा देर के लिए अपने वेयर हाउस में रखेगा। दैट इज नॉट वेयर हाउसिंग, उसको थोड़ी देर के लिए रखा हुआ। अब यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर आता है पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग द गुड्स। इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टर। इरेज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर है इम्पोर्टर।
जस्ट अ सेकंड, सम टेक्निकल इशू। यहाँ पर है इंपोर्टर। अब इंपोर्टर क्या फाइल करेगा, उसके पास दो ऑप्शन मैंने बताया आप लोग को। बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ओके, अगर क्लियरेंस करना है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, अगर वेयर हाउस में डालना है तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एंड अगर वेयर हाउस से क्लियर करने के लिए बाद में जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सो क्वेश्चन अराइजेस, आपको कौन से डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है? क्या आईजीएम फाइल करने का लेना है, एंट्री इनवर्ट्स का लेना है, या फिर वेयर हाउस में जब भी डाल रहे तभी का लेना है, क्या करना है? सो अब हम उस डिस्कशन की ओर बढ़ रहे हैं। सो जब भी आपका इंपोर्टेशन हुआ है, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक बिल ऑफ एंट्री का डेट, बिल ऑफ एंट्री का डेट और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। मतलब जो दिन आपके पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्ड्स का परमिशन मिला वो दिन, और बिल ऑफ एंट्री जो दिन आपने फाइल किया वो दिन, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, वो आपको लेना है। इस पर्टिकुलर दिन पर जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा, रेट ऑफ ड्यूटी होगा, ओके, और जो भी टैरिफ वैल्यू के हिसाब से अगर आपके गुड्स वैल्यू होते हैं तो जो भी इन दिनों का टैरिफ वैल्यूएशन होगा उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या सर ये बार बार चेंज होता है क्या टैरिफ वैल्यूएशन? यस, टैरिफ वैल्यूएशन बार बार चेंज होता है फॉर सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे क्रूड ऑयल, आज का रेट कुछ अलग है, 10 दिन के बाद कुछ अलग रेट होगा। तो एंट्री इनवर्स अगर आपको मिला है, सपोजिंगली से आज आज है 5 नवंबर, आपको 3 तारीख का मिला है एंट्री नोट्स। अब आप क्लियरेंस कराने के टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो 5 तारीख को, तो 3 तारीख को अलग रेट था, 5 तारीख को अलग रेट है, तो आप कौन सा रेट लोगे? 5 तारीख का। समझ में आया? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ट्स विच एवर इज लेटर। समझ में आया? ओके। अब बाकी सारे केसेस जो है एयरक्राफ्ट वगैरह, उसकी भी हम बातें कर लेते हैं अभी। ओके, आ जाओ यहाँ पर। ओके, ये देखो यहाँ पर, इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय व्हीकल एट लैंड कस्टम स्टेशन, जब लैंड कस्टम स्टेशन पर आपका इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल विच एवर इज लेटर। ठीक है, यहाँ पर आपका अराइवल ऑफ व्हीकल होगा, यहाँ पर एंट्री इनवर्ट्स नहीं होगा। ठीक है, वेसल के केस में बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ट्स विच एवर इज लेटर। एयरक्राफ्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। ओके, सो एंट्री इनवर्ट जो हमने देखा वो किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ वेसल के लिए, बाकी सबके लिए अराइवल का डेट होगा। ठीक है, देन वेयर हाउस में अगर गुड्स जा रहे हैं आपके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर हाउस के केस में आपको जब भी आप वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करोगे, दैट पर्टिकुलर टाइम का जो बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करोगे उसको हम कहते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्या क्या बोलते हैं हम उसको? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके, सो वेयर हाउस के केस में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का डेट ही लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कुछ विचेवर इज लेटर वाला कंसेप्ट ही नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिया था इंडिया का, किधर गया? ये देखो, ये दिख रहा है डायग्राम। अब ये डायग्राम में जब भी मैं वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करवा रहा हूँ, ओके, वेयर हाउस से जब भी मैं गुड्स क्लियर करवा रहा हूँ तब मैं क्या फाइल करूंगा? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके, सो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन पे जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगा फॉर दैट दिस पर्टिकुलर गुड्स वो हम लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। ठीक है, जो भी होगा ड्यूटी का अमाउंट निकालना है तो कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लेना है? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का। इज दैट क्लियर? एंट्री इनवर्स वगैरह वो सब तो हो चुका होगा, अपने को अभी पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का डेट लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर यहाँ पर जो 1 लाख रुपया हमने असेस किया ड्यूटी, ये क्या थी? तो क्या ये भरनी नहीं है? आंसर इज सर ये भरनी नहीं है, ये सिर्फ आपको बॉन्ड के लिए ही निकालने कहा था। ठीक है, मतलब बॉन्ड का क्या वैल्यू होना चाहिए? दैट हैज टू बी डिटरमाइंड एज पर दिस पर्टिकुलर ड्यूटी। बट क्या आपको 1 लाख रुपया भरना होगा? जरूरी नहीं। अगर आपका रेट ऑफ ड्यूटीज चेंज हुआ है तो 1 लाख का समझो 1,20,000 हो गया एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन पर, तो 1,20,000 भरनी पड़ेगी। समझ में आया? एंड जो डिफरेंशियल है 20,000, उसका भी थ्राइस का आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? सो एडिशनल ड्यूटी का ही बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है, नॉर्मल ड्यूटी का भी।
इज दैट क्लियर? तो एक बार रफ में आपको समरी बता रहा हूँ. रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी डेट का लेना है? एंट्री इनवर्ट्स और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर. वेसल, एयरक्राफ्ट, ठीक है, इन दोनों के केस में डेट ऑफ अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर. एंड अगर वेयरहाउस में आप गुड्स डिपॉजिट कर रहे हो तो वेयरहाउस से जब आप निकालोगे तब का डेट आपको लेना पड़ेगा. वेयरहाउस में डिपॉजिट करोगे वो डेट नहीं लेना है, वेयरहाउस से क्लियर करवाओगे वो डेट लेना है. ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब कुछ केस लॉस वगैरह से डिस्कशन कर लेते हैं अपन. यहाँ पर एक गार्डन सिल्क मिल का केस है. ठीक है, यहाँ पर वही कहा है कि आपका जो टैक्सेबल इवेंट है वो कब खत्म होगा? when it will reach to the custom barrier and bill of entry for home consumption is filed under section 46. okay, then किरण स्पिनिंग मिल्स का केस है. अगर वेयर हाउसिंग के केस में आप अगर गुड्स डालते हो, ठीक है, वेयर हाउस में डालते हो, तो वेयर हाउस से जब आप निकालोगे तब माना जाए कि आपका टैक्सेबल इवेंट खत्म हो गया. when they are taken out of customs and brought into the mass of the country. ओके, मतलब वेयर हाउस गुड्स के केस में कभी कस्टम फ्रंटियर क्रॉस होगा, कस्टम बैरियर कब क्रॉस होगा? जब आप लोग एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे. समझ में आ गई बात? ओके, आगे रीड करते हैं. अब हम बात करते हैं रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट गुड्स. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या? आंसर इज वेरी सिंपल. अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है देन आपका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो होता है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. ओके, मतलब आप जब भी शिपिंग बिल फाइल करते हो, आपका अगर सब कुछ प्रॉपर है, मतलब गुड्स का डिस्क्रिप्शन, रेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, देन इन दैट केस आपको क्या मिलता है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो दिन आपको मिला है, दैट पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर डेट के दिन पर जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगा, दैट पर्टिकुलर विल बी टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी. एंड इन केस ऑफ अदर गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी. मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पर भी वही था. इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स, एनी अदर गुड्स मतलब क्या? अगर आपने वेयर हाउस में भी क्लियर नहीं करवाया या फिर होम कंजम्पशन के लिए भी नहीं लेके गए, ओके, तो क्या कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी होगा? द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी. अब सर ऐसा कब हो सकता है? अब ऐसा ऐसा कब हो सकता है? मान के चलो कि इट वाज टाइम ऑफ अराउंड 3 AM इन नाइट. रात को 3 बजे का टाइम था. कोई वेसल छुपके से आ रहा है इंडिया में, छुपके से इंडिया में आ रहा है. ओके, कस्टम ऑफिसर सो रहे हैं, तो चलो फटाफट फटाफट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर कस्टम ऑफिसर एक जाग गया, उसका आंख खुल गया, यार वो शिप आ रही है, फटाफट उसको पकड़ो, वेसल को पकड़ो. तो यहाँ पर उसने जब इस गुड्स को पकड़ लिया, तब वो बोलेगा कि चलो अभी आप लोगों ने इसका प्रॉपर, मतलब इसका तो कोई पर्सन इन चार्ज ही नहीं है. ठीक है, मतलब वो जो भी है पर्सन वो लेके आ रहा है. ओके, मतलब छुपके से लेके आ रहा है ना. तो यहाँ पर जो भी वो लेके आएगा उसके ऊपर हम ड्यूटी का पेमेंट करवाएंगे अलॉन्ग विथ, अगर उसने कुछ गलत गुड्स लेके आया तो पेनल्टी वगैरह लगाएंगे. तो यहाँ पर क्या आपने वेयर हाउस के लिए क्लियर किया? नहीं. क्या आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया? देखो, होम कंजम्पशन मतलब आप लेके जा रहे होंगे फैक्ट्री में, लेकिन उसको हम होम कंजम्पशन नहीं कहेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं किया. ओके, तो यहाँ पर जब ऑफिसर आपसे डिमांड करेगा ड्यूटी, तो जो दिन आप पे करोगे उस दिन के रेट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं रेमिशन एंड अबेटमेंट्स की ओर. रेमिशन एंड अबेटमेंट्स. अब ये जो इंपोर्ट प्रोसीजर है मैंने आप लोग को फ्लो बता दिया है, ठीक है ना. सबसे पहला है पिल्फरेज. अभी ये रेमिशन एंड अबेटमेंट्स का क्या लॉजिक है पहले वो समझो. अब कई बार क्या होता है, गुड्स इंडिया में आते ही नहीं है, कस्टम ऑफिसर पोर्ट पे ही खा जाता है. ओके या तो फिर कभी कभार चोरी होती है. मान लो कि एप्पल के आईफोन का बहुत बड़ा सेट आ रहा है, इसमें से अगर कस्टम ऑफिसर को लगता है कि यार एक आईफोन तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास वीवो का छोटा फोन है, तो क्या करता है, थोड़ा सा फाड़ देगा, एक आईफोन चुराता है. तो उसको हम बोलते हैं पिल्फरेज, मतलब छोटी मोटी चोरियां. अब ये सारी छोटी मोटी चोरियां हो रही है, तो क्या इस चोरी के ऊपर क्या इंपोर्टर ड्यूटी पे करेगा? तो ये सवाल उठता है. तो यहाँ पर रेमिशन एंड अबेटमेंट्स के प्रोविजंस बनाए गए हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो आइए देखते हैं अपन एक एक करके. सबसे पहला है पिल्फरेज ऑफ गुड्स. पिल्फरेज का पहले मीनिंग समझो. पिल्फरेज मीन्स टू स्टील, टू स्टील स्पेशली इन स्मॉल क्वांटिटीज. छोटी मोटी चोरियां.
बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चोरियां तो होती रहती है। ओके, सो यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसको, टू स्टील इन स्पेशली स्मॉल क्वांटिटीज, पेटी थेफ्ट, मतलब छोटी मोटी चोरियों को हम कहते हैं पिल्फरेज। अब कंडीशंस ऑफ पिल्फरेज कब कहा जाएगा कि ये पिल्फर हुए? तब कहा जाएगा जब कुछ एविडेंस है टेम्परिंग का। टेम्परिंग मतलब अगर समझो कि ये बॉक्स है, ओके, यहाँ पर छोटा सा होल दिख रहा है आप लोग को, एंड इसमें से कुछ फटा हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ से एक चीज निकल सकती है। अगर मान लो कि इतने में से मोबाइल बाहर आ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परिंग विद पैकेजेस। देयर शुड बी ब्लैंक स्पेस फॉर मिसिंग आर्टिकल्स, मतलब आपका ये पूरा का पूरा पैक था, ओके, पूरा का पूरा इस तरीके से पैक था, एंड यहाँ पर खाली दिख रहा है, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है। तो ब्लैंक स्पेस होना चाहिए पैकेज में। द मिसिंग आर्टिकल्स शुड बी यूनिट आर्टिकल्स, नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। मतलब अगर मान लो कि आपको एप्पल के आईफोन के साथ कवर लग के आ रहा है, ओके, एंड कवर उसने चोरी किया, आईफोन चोरी नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं कि आर्टिकल का यूनिट चोरी किया। आर्टिकल पूरा आईफोन थोड़ी लेके गया, एक छोटा सा पार्ट लेके गया आर्टिकल, तो क्या हम इसको पिल्फरेज कहेंगे? नहीं। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी, पिल्फरेज के ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी प्रोवाइडेड दिस कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड। द इंपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन पिल्फर्ड, ऑब्वियसली पिल्फर होना चाहिए, ओके। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर कौन से टाइम पीरियड में पिल्फर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट, क्या टाइम में पिल्फर होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग के बाद, अनलोडिंग के बाद, एंड बिफोर प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयरहाउस। मतलब आपके गुड्स अनलोड हो चुके हैं, अनलोड होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर चेक करता है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर चेक करेगा। हेलो हेलो। तो आपका अनलोडिंग होने के बाद वो प्रॉपरली सब कुछ चेक करेगा, ओके, एंड एक ऑर्डर बनाएगा। प्रॉपर ऑफिसर मेक्स वन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको होम कंजम्पशन के लिए लेके जाना है, ओके, आप लोग उसके पास लेके आए, सर ये देखो ये बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया, ये मेरा चलान है, ये मेरा बिल ऑफ लेडिंग है, ठीक है, ये सब चीजों के हिसाब से मेरे को आप क्लियरेंस का ऑर्डर दो, ताकि मैं कस्टोडियन के पास जाऊं एंड कस्टोडियन को ये ऑर्डर बताऊं एंड मैं उसके वहां से गुड्स लेकर के जाऊं। तो यहाँ पर ऑफिसर जब ऑर्डर बना रहा है, तो जो दिन का वो ऑर्डर है उस दिन के पहले तक आपकी चोरी दैट इज पिल्फरेज हो जानी चाहिए, ओके। मतलब आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर, ऑर्डर नॉट क्लियरेंस, ध्यान से सुनना, बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस नॉट एक्चुअल क्लियरेंस। मान के चलो कि आप लोगों ने, मतलब यहाँ पर आपके अनलोड हो चुके, से टुडे इज 5th नवंबर, ओके, 5th नवंबर को अनलोड हो गए, आपको ऑर्डर फॉर क्लियरेंस मिला 7th नवंबर को, पर आप बोलते हो कि सर एक काम करो, मैं ना 8 नवंबर को यहाँ से क्लियरेंस करवाऊंगा, मैंने पेमेंट ऑफ ड्यूटी सब कुछ कर लिया, सिर्फ एक दिन के लिए आपके यहाँ पे वेयर हाउस में रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज के दिन मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, मैं कल इसको क्लियरेंस करवा देता हूँ, ठीक है, जो भी एडिशनल चार्जेस होगा वो मैं पे कर दूंगा। तो यहाँ पर वो क्लियरेंस कब कराता है? 8 नवंबर को, ओके। तो यहाँ पर चोरी कब होनी चाहिए? क्या 5 से लेकर 8 तक की जो पिल्फरेज होगी, क्या उसका रेमिशन मिलेगा? आंसर इज नो। 5 से लेकर के जितना 7 तक है, 7 तक मतलब 7 is nothing but the date on which order has been passed for clearance, ओके। अब या तो क्लियरेंस का ऑर्डर हो सकता है या तो फिर वेयर हाउस में डिपॉजिट करने का ऑर्डर हो सकता है, ओके, वेयर हाउसिंग के लिए। तो वेयर हाउसिंग के ऑर्डर तक ही आपको मिलेगा। समझ में आई बात? ओके। तो कंडीशंस में थे हम लोग यहाँ पर, the pilferage should have been occurred after the goods are unloaded but before proper officer makes the order for clearance for home consumption or deposit of warehouse, हो गया। the pilfered goods should have not been restored back to the importer, मतलब यहाँ पर 7 तारीख तक 7 तारीख तक अगर मान के चलो कि कुछ लॉस्ट हो गया, ठीक है, से दो आईफोन गायब, दो आईफोन गायब थे, ओके, पर बाद में मैंने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट किया। मैंने बोला कि मेरे को फटाक से तुम लोग बोल दो ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर,
एंड शिप इंचार्ज में जितने भी लोग थे, बोलो मुझे फटाफट किसने चोरी की। 2 आईफोन गायब है मेरे 1000 के लॉट में से, दो आइटम गायब है, जल्दी से बताओ वरना मैं पुलिस में नाम बोल दूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टर खाना खाने गया। ओके, आके पूछने वाला ही था कि कहाँ पे चले गए मेरे आईफोन, जल्दी बताओ। तो उसके पहले वो आईफोन जगह पर आ गए। मतलब पुलिस के डर से जिन्होंने भी चोरी की थी, कस्टम ऑफिसर ने, उसने जगह पर रख दिया आईफोन। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं रिस्टोर्ड बैक टू इम्पोर्टर। रिस्टोर्ड बैक टू इम्पोर्टर। ओके, तो अगर ये रिस्टोर किया जाता है तो आपको कोई रेमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पिल्फरेज इज डन प्रायर टू अनलोडिंग देन ड्यूटी रिमिशन कैन नॉट बी अलाउड। अगर पिल्फरेज आपका हुआ है शिप में आने से पहले, ठीक है, शिप में अगर अनलोडिंग से पहले, नॉट शिप में आने से पहले, अनलोडिंग से पहले, प्रायर टू अनलोडिंग, देन आपको कोई पिल्फरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, पिल्फरेज जो है वो हमें वो हमें कब नोटिस होता है, आफ्टर ऑर्डर हैज बीन मेड। मतलब ऑर्डर बन गया, मैंने बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन फाइल किया, पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया, कस्टम ऑफिसर ने ऑर्डर बना दिया, अब मैं क्लियरेंस के लिए आ रहा हूँ, लेने के लिए गुड्स आ रहा हूँ। अब मैंने देख लिया कि यार यहाँ पर चोरी हुई है, अब क्या करें, ऑर्डर तो बन चुका। मतलब तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर 5/11 को गुड्स मेरे इंपोर्ट हुआ। ओके, मैंने उसका कस्टम ड्यूटी पेमेंट वगैरह सब कर दिया, कभी किया, 6 नवंबर को बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, सब कुछ हो गया प्रॉपर। ओके, अब यहाँ पर उसने ऑर्डर भी पास कर दिया, 6 नवंबर को ऑर्डर पास हो गया। ओके, मैं यहाँ पर मेरे फैक्ट्री में बैठा हूँ, ऑनलाइन किया सब कुछ, पेमेंट ऑनलाइन किया, बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन किया, सब कुछ ऑनलाइन किया। अब मैं 7 नवंबर को जाता हूँ एंड बोलता हूँ कि सर मेरे को गुड्स दे दो। अब मैं जब गुड्स लेने गया तब देखा कि यार ये तो पिल्फरेज हुआ है, चोरी हुआ है। पर सर ऑर्डर तो पास हो गया, मेरे को नोटिस अभी 7/11 को हुआ, अब क्या करेंगे? वो, अब मैंने तो ड्यूटी पेमेंट कर दी ना, व्हाट विल हैपन नाउ? आंसर इज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जो है रिफंड मिलेगा। क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। जो भी आपने ड्यूटी पेमेंट किया आपको रिफंड मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार हम तो इनको रिफंड दे रहे हैं, पर हम लोग इस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर का जो ड्यूटी है वो कहाँ से वसूल करें? आंसर इज कस्टोडियन से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? कस्टोडियन से। क्यों कस्टोडियन से? क्योंकि जब ये गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं आफ्टर अनलोडिंग, ये गुड्स का इंचार्ज कौन हो जाता है? कस्टोडियन। आफ्टर अनलोडिंग द कस्टोडियन बिकम्स इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स। ओके, तो यहाँ पर कस्टोडियन से वसूला जाएगा जो भी पिल्फर्ड अमाउंट का ड्यूटी होगा वो, बट जो इंपोर्टर होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 नवंबर को इसने बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ चालान का पेमेंट कर दिया था। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। अब डैमेज एंड डिटोरिएटेड, इन दोनों में फर्क है, पहले वो समझते हैं फर्क क्या है, उसके बाद हम आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे। डैमेज का मतलब ऐसा चीज है कि आपके गुड्स यूज ही नहीं हो सकते, अब दे आर नॉट फंक्शनल, फंक्शनल है ही नहीं, इसको हम कहते हैं डैमेज होना। और डिटेरियोरेट होना मतलब कि कुछ क्वालिटी कम हो गई लेकिन यूज तो कर सकते हो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? डैमेज मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आईफोन का पूरा सेट आ रहा है, ओके, क्रेन में से वो सेट उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सेट है, 10,000 पीस का आईफोन आ रहा है। अब क्रेन उठाया, ओके, एंड क्रेन लेके आ रहा है, पोर्ट पर रखने ही जा रहा है, एंड पूरा का पूरा गिर गया, सब आईफोन गिर गए, बड़े हाइट से 40-50 फीट के हाइट से क्रेन आ रहा था, एंड पूरा का पूरा आईफोन का थप्पा पूरा गिर गया, तो मेरा आईफोन पूरा का पूरा डैमेज हो गया, सारे के सारे पीस डैमेज हो गए, बराबर है। अब हो सकता है कि जो ऊपर वाले पीस थे वो डैमेज ना हुए हो, ओके, तो उतने का ड्यूटी अपने को भरना पड़ेगा, पर जो चीज डैमेज हो चुकी है उसकी ड्यूटी आपको माफी मिलेगी, आपको उतने के लिए ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब डिटोरिएशन की बात करते हैं। मान के चलो कि गुड्स जब भी अनलोड कर रहे थे अपन, ओके, अपन मतलब जो कस्टम ऑफिसर के बॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां के स्टाफ, अब वो लोग पटक पटक करते हैं, मालूम है तुम लोग को, ऐसे उठाते फेंकते उठाते फेंकते। अब उसमें ना घसर पट्टी में मेरा एक आईफोन का जो मतलब एक पूरा साइड का आईफोन, वो पूरा का पूरा स्क्रैचेस आ गया, स्क्रैचेस आ गया, ठीक है, मतलब समझो ये आईफोन है,
एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब इसमें ऐसा समझो ये बॉक्स के अंदर इस तरीके से पैक्ड है, ओके। अब ये घसर पट्टी में ये जो साइड है मेरा, ये पूरा डैमेज हो गया, मतलब जो स्क्रैचेस आ गए। इम्पोर्टर ने आइडेंटिफाई किया कि ये स्क्रैचेस है, मैं इसका पूरा ड्यूटी नहीं दूंगा, ओके, क्योंकि ये स्क्रैचेस है, कोई यूज ही नहीं करेगा इसको। पर क्या ये डैमेज हो गया है क्या? नहीं, डैमेज नहीं हुआ, डिटोरिएट हुआ। मतलब ये चीजें बदल के वो यूज कर सकते हैं ना। सो इट इज कॉल्ड एज डिटोरिएशन, नॉट डैमेज। अगर ये पूरा का पूरा स्क्रीन मेरा टूट गया होता ऐसा धाप करके, एंड पूरा मोबाइल ही पूरा यूजलेस हो गया होता, देन इट वुड बी कॉल्ड एज डैमेज। आई होप इट इज क्लियर, डिफरेंस समझ में आया? ओके। अब सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि अगर डैमेज या तो फिर डिटोरिएशन होता है, देन आपको रेमिशन मिलेगा। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, डिटेल में समझते हैं, ओके। बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग अगर बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग है, मतलब मेरा जो आईफोन का सेट आया, मैंने दुबई से आईफोन्स मंगाए, ठीक है। दुबई में बहुत सस्ते होते हैं मोबाइल, मालूम है आपको। मैं दुबई गया था 2017 में, 2018 में। तब मैंने देखा था कि मोबाइल, मतलब यहाँ पर जो मोबाइल 28,000 के हैं, वहां पर सिर्फ 15,000 के। सोचो। तो जो भी आपके फ्रेंड दुबई जाते हैं ना, उनसे पहले मोबाइल मंगाओ। फ्रेंड तुम आओ या मत आओ, फर्क नहीं पड़ता, पहले मोबाइल भेजो, ओके। तो मोबाइल्स आप लोग वहां से खरीदो, बहुत अच्छा होगा। चलो, तो मोबाइल मेरे दुबई से आ रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा सेट मंगाया, कंटेनर, एक पूरा आईफोन का। अनलोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने ही वाला है कि कंटेनर स्लिप हो जाता है हाथ से। वो जो क्रेन का जो नोक होता है, मालूम है तुम लोग को, वो नोक से छूट जाता है। मेरा पूरा आईफोन का कट्टा जो है, पूरा कंटेनर डैमेज्ड। अब ये जो डैमेज हुआ है या फिर डिटोरिएशन, ध्यान से सुनना, डैमेज और डिटोरिएशन, क्या बोला मैंने? बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज हुआ या तो फिर डिटोरेट हुआ, आपको क्या मिलेगा? अबेटमेंट मिलेगा। समझ में आई बात? ओके। अगर ये हुआ आफ्टर अनलोडिंग, नॉट ड्यूरिंग, ध्यान सुनना, आफ्टर अनलोडिंग, अनलोड हो चुके, अनलोड अच्छे से हो गया, मेरा आईफोन मस्त आया, मस्त रखा है यहाँ पर और आगे जा रहा है, तो अनलोड प्रॉपरली होगा। अब यहाँ पर अदर देन वेयरहाउस की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली मैं होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहा हूँ, अनलोडिंग प्रॉपर हुई थी, ओके। अब यहाँ पर डैमेज होने वाले बाद में, दैट इज बिफोर एग्जामिनेशन, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन। अनलोड अच्छे से हुए, प्रॉपर ऑफिसर देखने आया, तब कुछ डैमेज हो गया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिर्फ डैमेज कवर किया है, नॉट डिटोरिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या डैमेज एंड डिटोरिएशन दोनों मिलेगा? आंसर इज नो। अगर ये मोबाइल का जो स्क्रैच वगैरह आया था एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग, तो ही मुझे इस डिटोरिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर अनलोडिंग प्रॉपरली हो गई एंड बाद में लेके जाने के टाइम घसरपट्टी हो गई, देन इस डिटोरिएशन का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो ओनली डैमेज इज कवर्ड। बिफोर एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन। अब एक कंडीशन है यहाँ पर कि अगर इंपोर्टर की गलती से हुआ है, तो ये हम आपको कुछ भी डैमेज का भी कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देंगे, ठीक है। अगर वेयरहाउस गुड्स है तो, वेयरहाउस गुड्स है तो, गुड्स जब वेयरहाउस में बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयरहाउस, देन अबेटमेंट वुड बी अलाउड। मतलब एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब आफ्टर अनलोडिंग but before clearance for home consumption. A very important point arising over here is remission is allowed. Remission, that is abatement, ठीक है, abatement is allowed when goods are in warehouse. अगर warehouse के अंदर आपके goods हैं तो भी आपको abatement मिलेगा, provided it is only damaged, deterioration नहीं। अगर warehouse में आपका goods deteriorate हुआ है due to the negligence of warehouse keeper, deteriorate हुआ है, तो आपको कोई अबेटमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ डैमेज हुआ तो ही अबेटमेंट मिलेगा। समझ में आया? एंड अगेन ये मतलब एम्प्लॉय की गलतियों के वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय की गलती मतलब, मान लो कि मेरा एम्प्लॉय मोबाइल्स को मतलब कुछ छुड़ाने आया था एंड बोलता है अरे वाह क्या बात है आईफोन 6s, चलो देखता हूँ। आईफोन 6s देखा, हाथ में से गिरा दिया, हाथ में से गिरा दिया, डैमेज हो गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टर की गलती की वजह से हुआ ना ये, तो यहाँ पर आपको कोई भी अबेटमेंट नहीं दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ अबेटमेंट, कितना अबेटमेंट मिलेगा?
तो आंसर इज बट ऑब्वियसली जितना का गुड्स आपका डैमेज हुआ है उतना ही मिलेगा. सो ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स बिफोर डैमेज. ओके, मतलब कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं. द ड्यूटी ऑन गुड्स डैमेज shall be reduced to the extent of damage or deterioration as the case may be. मतलब the duty on damaged goods shall be reduced. तो जितना गुड्स मेरा डैमेज हुआ है, जितना प्रपोर्शन से डैमेज हुआ है, उतना प्रपोर्शन मेरे को कम करने मिलेगा. इज दैट क्लियर? मतलब ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स, ओके, डिवाइडेड बाय वैल्यू बिफोर डैमेज, वैल्यू बिफोर डैमेज मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स. अगर इसको आप उल्टा करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना. मतलब ये डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिया तो भी चलेगा. इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, डैमेज का परसेंटेज निकालेंगे. डैमेज परसेंटेज, डैमेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डैमेज अपॉन बिफोर डैमेज. ओके, तो 70% अगर डैमेज हो गया तो जितना भी 70% मतलब ड्यूटी था उस पर्टिकुलर डैमेज वाले गुड्स का, उसका 70% आपको अबेटमेंट दिया जाएगा. इट इज क्लियर? अब ये 70% निकालेगा कौन? आंसर इज ऑफिसर निकालेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस डिस्ट्रॉयड और अबेंडन. रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस डिस्ट्रॉयड और अबेंडन गुड्स. ओके, अब हम बात करने वाले हैं रेमिशन का. रेमिशन मतलब कि मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया हो, ओके, या तो फिर डिस्ट्रॉयड हो गया. क्या सिनेरियो कवर किया यहाँ पर? लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. ठीक है, डायरेक्टली और फ्रॉम वेयर हाउस. मतलब वेयर हाउस से लेके जाने से पहले या तो फिर होम कंजम्पशन से पहले. अगर कभी भी आपका गुड्स लॉस्ट हुआ है बाय वे ऑफ अदर देन पिल्फरेज और इट इज डिस्ट्रॉयड, ओके, अगर डिस्ट्रॉय हो गया देन इन दैट केस आपको क्या मिलेगा? रेमिशन मिलेगा अंडर सेक्शन नंबर 23. सेक्शन नंबर 23 काम आएगा यहाँ पर. ठीक है, 22 नहीं, 22 किसके लिए था? अपना ये अबेटमेंट था, बाद में पिल्फरेज था, सेक्शन नंबर 13. ओके, क्लियर है? आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर. एनी इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन लॉस्ट or destroyed at any time before clearance for home consumption directly or from warehouse. Okay. Thus, even if order for clearance is passed but goods were not cleared, remission can be given. Very important. बहुत इंपॉर्टेंट है. मान के चलो कि आपके ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया 7/11 को. ओके, 7/11 को ऑर्डर पास हुआ कि भाई आप लेके जाओ. आप आते हो 9/11 को एंड आपने नोटिस किया कि अरे यार ये तो गुड्स यहाँ पर मेरा लॉस्ट हो गया. मैंने 10 कंटेनर मंगाए थे एंड यहाँ पर सिर्फ 9 कंटेनर दिख रहे हैं. तो 9 कंटेनर के ऊपर ही मैं ड्यूटी भरूंगा, मेरे को 1 कंटेनर के ऊपर ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? भले ही ऑर्डर पास हो चुका हो फिर भी मुझे 9 कंटेनर पे ही ड्यूटी भरनी होगी क्योंकि 1 कंटेनर मेरा लॉस्ट हो चुका है. इज क्लियर? ओके. द रेमिशन ऑफ ड्यूटी इज परमिसिबल ओनली इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स. आपका अगर गुड्स पूरा का पूरा लॉस हो गया है तो ही आपको रेमिशन मिलेगा. It is generally due to natural causes like fire, flood, etc. Okay. After duty has been paid, but before goods are actually cleared. तो आपने जो भी ड्यूटी पे किया होगा, आपने ड्यूटी ऑलरेडी पे किया होगा. ओके, बाद में आप क्लियरेंस करवाने के लिए आ गए. तो यहाँ पर जब भी आप क्लियरेंस करवाओगे तब आपको रिफंड दिया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 26, 27 जो हम बाद में देखेंगे लास्ट चैप्टर. ओके. बर्डन टू प्रूव लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड. यहाँ पर जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सच में ये लॉस्ट हो गया. ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर है तो फिर डिप्यूटी कमिश्नर को प्रूव करना पड़ेगा. रिलेवेंट केस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डेकोरेटिव लैमिनेट्स. अब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ. मान के चलो ये वेयर हाउस है. ठीक है, यहाँ पर गुड्स आ गए डेकोरेटिव लैमिनेट्स के. ओके, अब यहाँ पर वेयर हाउसिंग पीरियड समझो दिया हुआ है 3 महीने का. मतलब 5/11 को वेयर हाउसिंग ऑर्डर है, बोलता है कि आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 फरवरी को गुड्स लेकर के जाओ. यू प्लीज टेक अवे गुड्स एट 5 फरवरी, नॉट दिसंबर, 5 फरवरी. ओके, 90 डेज का टाइम दिया. क्लियरेंस नहीं हुआ, 5 फरवरी को इंपोर्टर नहीं आया, आता है 6 फरवरी को. 6 फरवरी को. ओके, अब यहाँ पर 6 फरवरी को कुछ एक लॉस हुआ है. ठीक है, गुड्स मेरा डिस्ट्रॉय हो गया. ओके,
तो यहाँ पर 5 फरवरी तक कुछ भी नहीं हुआ था, गुड्स मेरे बहुत अच्छे थे, अच्छे सही सलामत थे। 6 फरवरी को ही सुबह को मेरे गुड्स के ऊपर कुछ हो गया। ओके, तो क्या क्या यहाँ पर मुझे रेमिशन मिलेगा? क्योंकि एक्चुअल क्लियरेंस मेरा 6 तारीख को होगा, 6 तारीख को शाम को इवनिंग में, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मुझे रेमिशन मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी को जब आपसे कहा गया था कि इस गुड्स को लेकर के जाओ, इट मीन्स गुड्स आर इम्प्रॉपरली रिमूव्ड फ्रॉम वेयर हाउस। भले एक्चुअली आप अगले दिन लेके जाते हो, बट इट वुड बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर रिमूवल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखा है क्या इम्प्रॉपर रिमूवल? नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर रिमूवल हो गया। ओके, सो 6 तारीख को अगर आप लोग को लॉस होता है, देन उसके लिए कोई कस्टम डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। भले ही आप लोग प्रोविजन लेकर के जाओ, उसके पास बोलोगे कि बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, मैं तो 6 तारीख को क्लियर किया, 6 तारीख को मेरे को मालूम था लॉस हो गया, तो मेरे को दे दो, रिमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वेयरहाउस के केस में वेयरहाउसिंग पीरियड जब तक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, मतलब अप टू 5 फरवरी इन दिस केस, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल डेट। अगर आप लेके जाते हो तो भी, आप नहीं लेके जाते तो भी। नेक्स्ट इज रिलिंक्विशमेंट और अबेंडनमेंट। ओके, रिलिंक्विशमेंट और अबेंडनमेंट मतलब कि गुड्स इंपोर्ट हो चुके, बरोबर है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया, मेरे को चाहिए था एकदम प्रॉपर आए, मान के चलो कैसियो। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जीटी का बटन नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को कभी तो बताया था, याद आ रहा है। तो जीटी का बटन यहाँ पर नहीं होता है। मान के चलो कैसियो जापान, उसने मुझे बोला कि सर आपको जीटी के बटन के साथ आएगा। अब गुड्स आ गए, ठीक है, कैलसी आ गया। अब पता चला कि यार इसमें तो जीटी का बटन ही नहीं है, अब क्या? तो यहाँ पर मैं जैसा चाहता था, मेरा जो स्पेसिफिकेशन था वैसा अगर गुड्स नहीं आता, देन आई हैव द राइट टू रिलिंक्विश दिस पर्टिकुलर टाइटल। इज दैट क्लियर? तो रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग देखो, मीन्स टू गिव ओवर द पोजीशन और कंट्रोल और टू लीव ऑफ, मतलब छोड़ देना, पोजीशन छोड़ देना, मेरे को नहीं चाहिए। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बदमाश कंपनी देखा आप लोगों ने? शाहिद कपूर का एक मूवी आया था 2008 या 2007 में कुछ आया था, बदमाश कंपनी। अब उस पर्टिकुलर मूवी का एक मैं सीन आपको बता रहा हूँ। व्हाट शाहिद कपूर यूज्ड टू डू, वो ना जूते इंपोर्ट करता था, ठीक है। मेरे को याद नहीं है कौन सा कंट्री था, शायद बैंकॉक था, पता नहीं। तो जूते इंपोर्ट करता था, ओके। एंड बैंकॉक में जाकर के जानबूझ के बोलता था कि आप ना पैर में मत दो। पैर मतलब कैसा होता है? लेफ्ट एंड राइट होता है ना, जूता लेफ्ट एंड राइट। जानबूझ के उस बैंकॉक की एंटिटी को बोला कि आप सिर्फ लेफ्ट ही भेजो, आप सिर्फ लेफ्ट ही भेजना। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, जापान जापान नहीं, बैंकॉक, दैट इज थाईलैंड शायद। तो बैंकॉक वाले एंड इंडिया वाले के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था? पैर का था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बैंकॉक में जाके जानबूझ के बोला कि आप लेफ्ट का भेजो। तो यहाँ पर इंडियन इंपोर्टर के पास एक पावर आ गया, मतलब ये खुद ये इसका ही था, क्या शाहिद कपूर का ही था। इंडिया में जो था वो भी शाहिद कपूर का ही लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट किया इसने, एंड बाद में कस्टम ऑफिसर को बोलता है कि सबका सब लेफ्ट आ गया, अभी मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना लेफ्ट एंड राइट, पर मेरे को तो पूरा का पूरा लेफ्ट आ गया, तो यहाँ पर मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो शाहिद कपूर है वो क्या करेगा? ऑक्शन में उसको बोलेगा कि मेरे को नहीं चाहिए, रिलिंक्विशिंग द टाइटल, टाइटल छोड़ रहा हूँ। अब गवर्नमेंट क्या करेगा इस लेफ्ट शूज का? ओनली लेफ्ट साइड वाले, मतलब ऐसे लेफ्ट कैसा होता है? ये बाजू, ओके। दिस इज द लेफ्ट शूज, ये लेज है, बरोबर। तो लेफ्ट साइड का जो शूज है वो गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑक्शन में कर देगा। अब ऑक्शन में भी शाहिद कपूर ही जाता है, ध्यान से सुनना। ऑक्शन में भी शाहिद कपूर जाता है और ऑक्शन में से खरीदता है ताकि उसको कम भाव पे मिले, ओके। एंड बैंकॉक से वापस से गया हो एंड बोलता है कि अभी आप सिर्फ राइट बेचो। तो राइट ये दूसरे किसी पोर्ट पर इंपोर्ट किया है लोगों ने, ठीक है। मतलब अगर ये चेन्नई में किया तो ये मुंबई में किया, तो राइट वाला जो है वो मुंबई में आया, सिर्फ और सिर्फ राइट। तो वापस से शाहिद कपूर चेन्नई पोर्ट पे गया एंड बोला कि ये तो सिर्फ राइट आया, मेरे को नहीं चाहिए, आप टाइटल रिलिंक्विश किए। तो कस्टम ड्यूटी दोनों पर नहीं भरना पड़ा, ओके, अभी नहीं भरना पड़ा। ऑक्शन में जब ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो है वो इसको ऑक्शन करेगा, तब लेफ्ट वाला भी शाहिद कपूर ने खरीदा, राइट वाला भी शाहिद कपूर ने खरीदा, बट फ्रॉम टू डिफरेंट पोर्ट्स।
अब बाद में शाहिद कपूर ने क्या किया, उसको राइट लेफ्ट का जोड़ी बना दिया एंड बेच दिया। मतलब कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए उसने क्या किया, रिलिंक्विशमेंट किया एंड बाद में चोरी की। मतलब वो तो ठीक है, अलग बात है, पर रिलिंक्विशमेंट का मतलब समझा, मतलब टाइटल छोड़ देना, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं आया, एक जगह से सिर्फ लेफ्ट ही आ गया, हालांकि उन्होंने ही बोला था कि ऐसा भेजो, बट ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई है। रिलिंक्विशमेंट होता कैसे है? बाय एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दैट इज बिल ऑफ lading in the favor of principal commissioner or commissioner of customs along with the invoice। अब बिल ऑफ lading क्या होता है? बिल ऑफ lading जो होता है वो एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये गुड्स मेरा है ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर, बिल ऑफ lading। अब ये बिल ऑफ lading जो मुझे किसके आगे किसके नाम पर एंडोर्स करना पड़ेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के नाम पर एंडोर्स करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Time limit up to which relinquishment can take place. It is before passing the order for clearance for home consumption or an order permitting deposit of goods into warehouse। मतलब वेयरहाउस में अगर गुड्स आपके आ गए उसके बाद आप रिलिंक्विश नहीं कर सकते। मतलब गुड्स वेयरहाउस में डिपॉजिट होने से पहले या तो क्लियरेंस का ऑर्डर बनने से पहले। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर की बातें चालू है, ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर। ओके, मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर बना लेता है कि भाई लेके जाओ, देन यू कैनॉट रिलिंक्विश द टाइटल। और ऑर्डर बनने से पहले अगर आप बोलते हो कि मेरे को ये टाइटल नहीं चाहिए, तो ही आपका रिलिंक्विशमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। अब डीनेचरिंग क्या होता है सुनना। अब मान के चलो कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है अल्कोहल का। अभी एक अल्कोहल है, बरोबर, अल्कोहल। अब इसके ऊपर ड्यूटी का रेट है 100%, एग्जाम्पल। ओके, अब अगर मैं इसको इंडस्ट्रियल यूज में करने वाला हूँ, ओके, इंडस्ट्रियल यूज में मतलब कि ये पीने वाला अल्कोहल है, ह्यूमन कंजम्पशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल यूज में जाने वाला है, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है, मतलब अगर डायरेक्टली मैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल लेके आता तो मुझे रेट ऑफ ड्यूटी सिर्फ 25% भरना पड़ता। पर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन कंजम्पशन का अल्कोहल लेके आता हूँ एंड उसके अंदर इंडिया में कुछ चीजें मैं ऐड करता हूँ, तब जाके वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए फिट हो जाता है। तो 100% ड्यूटी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको डीनेचर करो, मतलब इसमें कुछ और मटेरियल्स ऐड करो जिसके कारण इसका जो टेस्ट है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ना बने। ठीक है, मतलब ऑफिसर क्या करेगा, टेस्ट करके देखेगा, ठीक है, कि बरोबर है कि नहीं अल्कोहल। ओके बोलेगा कि और एक दो, टेस्ट करना, मजा नहीं आया। तो इस तरीके से ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग सम अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डीनेचरिंग। उसको, उसका जो नेचर है, नॉर्मल नेचर है ह्यूमन कंजम्पशन का, उसको अपने को कम करना है, उसको हम कहते हैं डीनेचरिंग। ठीक है, तो इस केस में कम ड्यूटी लगेगी इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर डीनेचरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जेम्पशंस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन आपको देना चाहिए तो वो एग्जेम्पशन आपको दे सकते हैं। जनरल एग्जेम्पशन एंड स्पेशल एग्जेम्पशन, दो टाइप के एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशंस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स यूज्ड फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ओके, मतलब अगर आप लोग इनवर्ड प्रोसेसिंग के लिए कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हो, देन इन दैट केस गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देता है। आइए रीड करते हैं क्या। Where the central government is satisfied that in necessary of public interest to do so, it may by notification exempt such of goods which are imported for the purpose of repair, further processing or manufacture। मतलब अगर गुड्स आपने इंपोर्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, रिपेयरिंग के लिए आपने इंपोर्ट किया, या तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट किया, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए इंपोर्ट किया, देन इन दैट केस आपको कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। ये तीन कंडीशन फुलफिल करना। कौन सा कंडीशन? द गुड्स शैल बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर। रिपेयर होने के बाद आपको री एक्सपोर्ट करना है within 1 year from the date on which order for clearance of imported goods has been made। मतलब जब भी ऑफिसर इंपोर्टेड गुड्स का क्लियरेंस का ऑर्डर बनाएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको री एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये जो गुड्स रिपेयर के लिए आए थे वो, देन द इंपोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल इन एक्सपोर्टेड गुड्स। मतलब जो भी गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे फॉर रिपेयर, वो गुड्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयरिंग की बात करें, एक काम करते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा खासा। क्या एग्जाम्पल लू? फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर,
मतलब कि मान के चलो एक कंप्यूटर आया था, ओके, अब वो फर्दर प्रोसेसिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर था, अब कंप्यूटर में अपने को कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स डालने थे, ठीक है ना। मतलब जो सीपीयू आया था, उस सीपीयू में कुछ एडिशनल फंक्शनिंग के लिए अपने को डालना चाहिए था। अभी कंप्यूटर आया, सीपीयू आया, अब सीपीयू को मैंने कुछ और एक्स्ट्रा किया, उसको फर्दर प्रोसेसिंग किया अच्छे से, ओके, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किया, एंड देन मैं पूरा कंप्यूटर अलॉन्ग विद सीपीयू एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कितने टाइम में एक्सपोर्ट करना है? विद इन 1 ईयर, ओके। एंड इंपोर्टेड गुड्स शैल बी आइडेंटिफाइबल, मतलब जो कंप्यूटर आया था, ओके, एंड जो भी गुड्स अगर मेरे को यूज करना था सीपीयू में, वो भी मैंने बाहर से मंगाया था। मान के चलो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो मैंने बाहर से मंगाया, एंड उस बाहर से मंगाया हुआ सर्किट, दैट इज इंपोर्टेड गुड्स, उसको मैंने यूज किया है सीपीयू के अंदर। तो दैट पर्टिकुलर गुड्स शुड बी आइडेंटिफाइबल इन सीपीयू, ओके। सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी ऑन री इंपोर्टेड गुड्स यूज फॉर आउटवर्ड प्रोसेसिंग। मतलब यहां पर आपने री इंपोर्टेड गुड्स फॉर आउटवर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पर ना री इंपोर्टेशन का प्रोविजन सेक्शन नंबर 20 में लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे अपन। उसमें क्या लिखते हैं ये लोग? विच आर री इंपोर्टेड आफ्टर बीइंग एक्सपोर्टेड। मतलब इंडिया से मैंने कुछ मशीन भेजा था बाहर, ओके, इंडिया से मशीन बाहर भेजा, मशीन खराब हो गई, इंडिया में वापस से लाई, एंड उसको ठीक की, रिपेयर की, एंड वापस से मशीन एक्सपोर्ट कर दी। सो उस केस में क्या आपको एग्जामिशन मिलेगा? आइए देखते हैं। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, देखो इसका स्टार्टिंग कैसा है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 20। मतलब सेक्शन 20 में कुछ भी लिखा है वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा इफ 25B इज एप्लीकेबल, वेयर द गवर्नमेंट is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification exempt such goods which are re-imported after being exported for the purpose of repair. ठीक है, re-imported after being exported, ओके, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, री-इम्पोर्ट किया for the purpose of repair, for the further processing, manufacture as the case may be, okay, goods shall be re-imported into India after such repair। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिपेयर होने के बाद गुड्स मेरे को वापस से लाना पड़ेगा। दिस इज द केस ऑफ आउटवर्ड प्रोसेसिंग। आउटवर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या? मैं इंडिया के बाहर प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने शायद यहाँ पर उल्टा उल्टा बोला था। देखो, इंडिया इज अ इंपोर्टर, इंडिया इज अ इंपोर्टर, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया इज द इंपोर्टर, ओके। इंडिया ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे जापान से, फॉर एग्जांपल से मशीनरी इंपोर्ट की थी जापान से, मशीनरी, ओके। अब ये इंडिया है, मशीनरी यहाँ पर खराब हो गई, इंडिया में खराब हो गई मशीनरी, अब ये बाहर जाने वाली है जापान में फॉर रिपेयरिंग। इसको हम कहते हैं आउटवर्ड प्रोसेसिंग। मतलब इंडिया के बाहर प्रोसेसिंग होगा, इसका क्या प्रोसेसिंग होगा? रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर। ये कहां पर होगा? जापान में होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आउटवर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो गुड्स मैंने भेजे हैं, एंड ये गुड्स मैं जब वापस से इंपोर्ट करूंगा तब क्या इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा? तो आंसर इज, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर जाते हो तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। क्या है वो कंडीशन? सच गुड्स शैल बी री-इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर रिपेयर। मतलब ये रिपेयर हो जाने चाहिए, उसके बाद गुड्स आने चाहिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम एक्सपोर्ट, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर पहले गुड्स इंडिया के बाहर गए थे तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बना होगा, ओके। तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से 1 साल के अंदर अंदर गुड्स वापस आने चाहिए। समझ में आई बात? द एक्सपोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल इन द री इंपोर्टेड गुड्स। मतलब आप लोग जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस गुड्स के अंदर जो रिपेयरिंग हुआ जो पार्ट है वो मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड्स एक्सपोर्ट किया दूसरा कुछ एंड इंपोर्ट कर दिया दूसरा कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सच अदर कंडीशन। समझ में आया? इनवर्ड प्रोसेसिंग, आउटवर्ड प्रोसेसिंग। इनवर्ड प्रोसेसिंग मतलब इंडिया में प्रोसेसिंग हो रहा है, आउटवर्ड प्रोसेसिंग मतलब इंडिया के बाहर प्रोसेसिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 20। अब सेक्शन नंबर 20 ये कहता है कि अगर कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए थे, ओके, गुड्स बाहर चले गए, ओके, गुड्स बाहर जाने के बाद खराब हुए तो इंडिया में उसने वापस भेजा, तो ये री इंपोर्टेशन के टाइम पर क्या वापस से ड्यूटी लगेगी? आंसर इज यस, वापस से लगेगी, पर कुछ एग्जाम्पशन है। द अनदर एग्जांपल कुड बी, इंडिया ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे, गुड्स इंडिया में खराब हो गए, वापस से बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए, बाहर से रिपेयर होने के बाद इंडिया में आ गए, ओके। सो इन दोनों ही केसेस में गुड्स इंडिया में वापस से आ रहे हैं, सो क्या उसके ऊपर ड्यूटी लगेगा? आंसर इज यस, उसको फ्रेश इंपोर्ट माना जाएगा, पूरा का पूरा ड्यूटी वापस से लगेगा। बट देयर आर सम एक्सेम्पशंस इन दिस रिगार्ड। अब क्या एग्जाम्पशन है वो चेक करते हैं। फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स और रिकंडीशन इन इंडिया, मतलब एक्सपोर्टर वाज इंडियन, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो,
फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स इन इंडिया, मतलब यहाँ पर इंडिया है, ओके, यहाँ पर जापान है, एग्जाम्पल है, ओके। अब इंडिया से जापान कुछ चीज गई थी, एक्सपोर्ट हुई थी, ओके। अब जापान में ये चीज खराब हो गई, जापान वाले ने वापस से इंडिया में भेज दी। ध्यान से सुनना, इंडिया में वापस से आ रही है, तो इसको हम कहते हैं री इम्पोर्टेशन, इसको हम कहते हैं री इम्पोर्टेशन। क्या इस री इम्पोर्टेशन पर जीएस अपना कस्टम ड्यूटी लगेगा? यस, लगना तो चाहिए, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन है, ओके। तो ये री इम्पोर्टेशन क्यों हो रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर रिकंडीशनिंग। अगर ये री इम्पोर्टेशन हो रहा है रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग के लिए, देन आपको इसको री इम्पोर्ट करना है। ये री इम्पोर्टेशन जो है वो कितने साल में होना चाहिए? अगर नेपाल एंड भूटान से आ रहा है तो 10 साल के अंदर अंदर वापस आने चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर जापान की जगह पर नेपाल या भूटान होता, तो नेपाल और भूटान से गुड्स इंडिया में कितने टाइम में आने चाहिए? 10 साल के अंदर अंदर। इज दैट क्लियर? एंड अगर अदर देन नेपाल एंड भूटान होता, अदर देन नेपाल एंड भूटान होता, ओके, देन मतलब यहाँ पर जापान का केस, तो जापान से अगर गुड्स वापस आने हैं तो 3 साल के अंदर अंदर वापस ले लो। समझ में आया? मतलब मान के चलो एक मशीनरी मैंने जापान में एक्सपोर्ट की थी, जापान में खराब हुई, अब जापान वाले ने मुझे 3 साल के बाद भेजा, तो क्या ये री इम्पोर्टेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? ओके। अब री इम्पोर्टेशन जापान वाले से कितने टाइम में आना चाहिए? 3 साल में। अगर नेपाल भूटान है तो 10 साल में गुड्स वापस आना चाहिए जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है। ये किसके लिए था? रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग के लिए, रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग। अगर रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग और अदर्स, मतलब रिपेयरिंग के लिए नहीं है, रिकंडीशनिंग के लिए नहीं है, किसके लिए? रीप्रोसेस, रिफाइनिंग, रीमेकिंग और अदर्स। सो इस केस में आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस लाना है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस लेके आना है, उसको रीप्रोसेसिंग करो एंड भेज दो फटाफट। अब कितनी देर में वापस भेजना है वो सुनना। ये तो री इम्पोर्टेशन का टाइम लिमिट हुआ, यहाँ पर हो गया रिपेयर्स हो गया या फिर रीमेकिंग, रीप्रोसेसिंग, सब कुछ हो गया। अब ये गुड्स को मुझे वापस भी तो भेजना है। अब वापस कब तक भेजना है? आंसर इज 6 मंथ्स के अंदर अंदर भेजना। रिपेयर करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब सॉरी, इंपोर्ट करने के 6 मंथ के अंदर अंदर भेजना है आफ्टर डूइंग रिपेयर्स, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ड्यूटी विल बी exempted on re-imports if such goods are re-exported within 6 months. अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको वापस से भेज देते हो, ठीक है, री इम्पोर्टेशन से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप वापस भेज देते हो, देन आपको कोई ड्यूटी नहीं भरनी। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? सो कहने का एक एक वापस से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इंडिया में कुछ गुड्स बने थे, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। अब वहां पर कुछ वो प्रोडक्ट खराब हुआ, उसने वापस से भेजा, तो ये री इम्पोर्टेशन हो रहा है। तो क्या इस री इम्पोर्टेशन के ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी मेरे को? मैं इम्पोर्टर हूं ना अभी, तो क्या ड्यूटी भरनी पड़ेगी? आंसर इज नॉर्मली यस, भरनी पड़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। अगर रिपेयर के लिए वो इंसान मुझे भेज रहा है, ठीक है, नेपाल एंड भूटान से, तो 10 साल में वो मुझे भेज सकता है। अगर नेपाल भूटान नहीं है, जापान है एग्जाम्पल, तो 3 साल में उसको भेजना है। इज दैट क्लियर? उसके भेजने के बाद मुझे अगले 6 महीने में उसको वापस से भेजना। आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन दिस पर्टिकुलर थिंग, रिपेयर, रिकंडीशन, ये सब काम करने के बाद मुझे भेजना है उसको। कितने टाइम में भेजना है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन। अगर मैं ऐसा करता हूं, देन कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इज दैट क्लियर? एंड अगर रिपेयर रिकंडीशनिंग के लिए नहीं आ रहा है, बट रीमेकिंग, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग के लिए आ रहा है, देन 1 साल में गुड्स मुझे वापस आने चाहिए एंड 6 महीने में वापस जानी चाहिए। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट, गुड्स री इम्पोर्टेड विदाउट being subject to remanufacturing or reprocessing through melting, recycling और recasting abroad. अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या बोलता है? इंपोर्टर वॉज इंडियन, इंडिया का इंपोर्टर था, मतलब जापान से कुछ गुड्स इंडिया में आए थे, ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन है। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन वुड बी, यहां पर ये गुड्स खराब हो गए, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, ये बात तो ठीक है, एक्सपोर्ट पे तो कुछ टैक्स नहीं लगता, तो ये बात तो ओके। अब यहाँ पर जापान से गुड्स मुझे वापस से आएंगे ठीक होने के बाद, सो दिस इज कॉल्ड एज री इम्पोर्टेशन। यहाँ पर थर्ड पॉइंट इज द री इम्पोर्टेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर पहला है इंपोर्ट, देन एक्सपोर्ट, देन री इम्पोर्ट। ऊपर वाले केस में कैसा था?
ऊपर वाले केस में कैसा था, एक्सपोर्ट देन री इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। समझ में आया क्या? एक्सपोर्ट, री इंपोर्ट एंड वापस एक्सपोर्ट। इसमें कैसा है, पहले इंपोर्ट, फिर ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट, एंड ठीक होने के बाद री इंपोर्ट। समझ में आया क्या? तो इंडिया में ये गुड्स गुड्स आए थे, बरोबर है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले टाइम पर कस्टम ड्यूटी पे की होगी, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी मैंने पे की होगी, यस और नो। अब जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तब मैं ड्यूटी ड्रॉबैक के अंडर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है अगर आप लोग विद इन सम पीरियड एक्सपोर्ट करते हो विदाउट यूज, 98%, 0 to 3 months 95%, 80, जो भी है वो अपने को सब देखना है आगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के टाइम पर अगर आपने इस कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लिया होगा, इस कस्टम ड्यूटी का जो भी बेनिफिट लिया होगा, उतना आपको देना पड़ेगा वापस से एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्टेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो, सपोजिंग दिस इज जापान, दिस इज इंडिया। ओके, ये इंडिया। डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है, ये इंडिया। अब यहां से कुछ मशीनरी मुझे आई थी, मैंने इंपोर्ट की थी, ठीक है, मशीनरी। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ओके, मशीनरी थी रुपीज से 10 lakhs, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मैंने भरी थी 1 lakh rupees। ओके, दिस वाज द कस्टम ड्यूटी पेड। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ये मशीनरी खराब हो चुकी है, अब मुझे इसको वापस से भेजना है, यहाँ पर मैं इसको वापस से भेजूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं समझो कि विदाउट यूज मैंने भेज दी, विदाउट यूज, तो यहाँ पर मैं 98% का ड्रॉबैक क्लेम कर सकता हूँ। अपन आगे देखेंगे, अभी के लिए खाली याद रखो रिफंड मिला अपने को, ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं इसको, ड्यूटी ड्रॉबैक 98,000 का। ओके, अब यहाँ पर ये जो 10 लाख की मशीनरी है, इसके अंदर इस इंसान ने कुछ अच्छे से पार्ट्स वगैरह फिट किए। ओके, एंड देन ये मुझे भेज रहा है, दिस इज द ट्रांजेक्शन। अब इसको हम बोलते हैं री इम्पोर्टेशन, री इम्पोर्टेशन। ओके, अब यहाँ पर रिपेयर्स वगैरह होकर के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोग गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितना भी गुड्स का आप मतलब वापस से री इम्पोर्ट कर रहे हो, तो जितना आपका इस री इम्पोर्टेशन पे बनता है, ठीक है, वी विल एग्जेम्प्ट इट इन एक्सेस ऑफ 98,000। मतलब अगर ये 10 लाख की मशीनरी की वैल्यू अभी मान के चलो कि 12 लाख हो गई, ठीक है, 12 लाख वैल्यू थी इसकी। ओके, सो मान के चलो कि इसके ऊपर ड्यूटी आती है ड्यूटी आती है से 1,20,000। ओके, 1,20,000 ड्यूटी आ रही है अभी, तो क्या हम आपसे 1,20,000 ड्यूटी लेंगे? आंसर इज नहीं, आपसे 1,20,000 ड्यूटी नहीं लेंगे। क्यों? वी विल एग्जेम्प्ट इन सो मच ऑफ ड्यूटी विच इज इन एक्सेस ऑफ 98,000। मतलब यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कितने का, कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा? 1,20,000 माइनस 98,000, 22,000 आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड you pay us 98,000 which you have claimed as duty drawback, that is export benefit at the time of exporting goods to Japan। जब आप गुड्स जापान भेज रहे थे, तब आपने जितना बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिट मुझे वापस कर दो आप। समझ में आया? तब हम आपको जो एक्सेस ड्यूटी है वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? ओके, अब वैल्यू किसके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे वो समझना। तो रिपेयर्स की जो अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स प्लस प्लस यहाँ पर अपने को और क्या ऐड करना पड़ेगा? कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, बोथ वेज। ठीक है, बोथ वेज। इतने के ऊपर तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। समझ में आया? कितने के ऊपर भरनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स। फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स मतलब यहाँ पर अगर रिपेयर के लिए वो गए थे गुड्स, ओके, तो जितना भी फेयर वैल्यू होता था वो वाली, चाहे उस पर्सन ने रिपेयर किया हो चाहे ना किया हो, यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स ली जाएगी। प्लस
इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोथ वेज, जाने का भी एंड आने का भी, दोनों का इंश्योरेंस दोनों का फ्रेट ऐड करो एंड उसके ऊपर ड्यूटी कंप्यूट करो, उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? चलो अभी अपन आगे देखते, पूरा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। कितने टाइम में गुड्स वापस भी आना चाहिए उसका भी टाइम लिमिट है ना। चलो सबसे पहला केस, एक्सपोर्टेड अंडर द बेनिफिट ऑफ ड्रॉबैक। अगर आप लोग को ड्रॉबैक मिला था एंड आपने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, देन इन दैट केस आपको गुड्स री इंपोर्ट करना है विद इन 3 इयर्स। विद इन 3 इयर्स मतलब जापान में आपने गुड्स भेजा रिपेयरिंग के लिए, तो जापान से वापस आपको कितने दिन में आना चाहिए, कितने ईयर्स में आना चाहिए? 3 इयर्स में, ठीक है। एंड री इंपोर्ट जब आप करोगे तब आपको कितना पे करना पड़ेगा? आंसर इज अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक और रिफंड अंडर कस्टम्स एक्साइज और स्टेट एक्साइज और आईजीएसटी, मतलब जितना भी आपने रिफंड बेनिफिट्स लिया था एक्सपोर्ट्स का वो आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ री इंपोर्टेशन। समझ में आया? नेक्स्ट इज एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब आपने एलयूटी के अंडर एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के लिए दो ऑप्शन थे जीएसटी में, याद है क्या? क्या दो ऑप्शन थे? एक तो आप लोग या तो बॉन्ड के अंडर दैट इज एलयूटी के अंडर एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो फिर एलयूटी नहीं होगा तो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। तो अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दैट इज अंडर एलयूटी एक्सपोर्ट किया होगा, तो आपको जब री इंपोर्ट करोगे तब क्या पे करना होगा? जितना भी आपने आईजीएसटी पे नहीं किया और एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट उतना ही पे करो। ठीक है, यहाँ पर रीड करते हैं। गुड सेंट और गुड सेंट अब्रॉड शैल बी री इम्पोर्टेड विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर वापस आने चाहिए। जापान में भेजा है ठीक करने के लिए, ठीक है, वापस से भेजो, वापस से 3 साल में आएगा, तब आपको कितना ड्यूटी भरना होगा? अमाउंट ऑफ आईजीएसटी नॉट पेड। आईजीएसटी कौन सा है? ये सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 का आईजीएसटी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपोर्टेड अंडर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, ठीक है, ये एफटीपी में हम देखेंगे। तो इस केस में आपको 1 साल के अंदर अंदर री इंपोर्ट करना होगा। जापान में गुड्स गए अंडर विच स्कीम? एडवांस ऑथराइजेशन होगा, ईपीसीजी होगा, इन सब स्कीम्स के तहत आपने गुड्स को भेजा। ओके, आपने बेनिफिट्स कौन से स्कीम में लिए थे? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में, मतलब आपने ड्यूटी पे नहीं की थी, आपने ड्यूटी पे ही नहीं की, बोला कि हमारे पास एडवांस ऑथराइजेशन है, हम लोग बीसीडी वगैरह सब पे नहीं करेंगे। ओके, सो इन दैट केस जितना भी आपको ड्यूटी का बेनिफिट मिला था, ठीक है, अगर उतना तो पे करना पड़ेगा आपको ऑन द री इम्पोर्टेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड कंपनसेशन लेविएबल एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, उतना तो आप लोग दे दो। नेक्स्ट इज री इम्पोर्ट ऑफ अदर गुड्स अदर देन ए टू सी वेयर ओनरशिप हैज नॉट बीन चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं यहाँ पर? री इम्पोर्ट ऑफ एनी अदर गुड्स अदर देन ए टू सी, मतलब यहाँ पर अगर कोई कवर नहीं है, ओके, देन आपको यहाँ पर डी में आना होगा। डी में क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों ने गुड्स भेजा है रिपेयर वगैरह के लिए, ओके, एंड आपने कुछ ड्रॉबैक वगैरह भी क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया, आईजीएसटी भी पेमेंट किया था, एडवांस ऑथराइजेशन का भी स्कीम का बेनिफिट्स नहीं लिया, ये सब कुछ भी नहीं आपका, एकदम नॉर्मल हो आप खाली रिपेयर के लिए बाहर भेज रहे हो एंड री इम्पोर्ट कर रहे हो। इन दैट केस आपको कितने के ऊपर ड्यूटी भरना होगा एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्टेशन? आंसर इज ड्यूटी ऑन फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, जितना भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है उसके ऊपर, प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोथ वेज, मतलब जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स होगा, मटेरियल जितने भी यूज हुए रहेंगे, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेस, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दो बोथ वेज का, इन सबको ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ री इंपोर्टेशन। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस वेयर यू आर नॉट टेकन ड्रॉबैक और एनी अदर बेनिफिट, ईपीसीजी ऑथराइजेशन या फिर एलयूटी बॉन्ड का बेनिफिट, ये कुछ भी नहीं लिया आपने, देन एंड ओनली देन आप लोग को ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आई ये बात? ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं काफी ज्यादा। नेक्स्ट इज री इम्पोर्ट ऑफ अदर एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब अगर आपने एग्जीबिशन के लिए गुड्स बाहर भेजा था एंड देन इंडिया में आप लोग वापस से लेके आ रहे हो, ठीक है, सो इस केस में आपको कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुड्स एट द एंड इंडिया में आ रहे हैं, एंड जब भी गुड्स बाहर गए थे एग्जीबिशन के लिए तब आप लोग को मालूम था कि ये गुड्स वापस से आने ही वाले। अगर बाहर सेल हो जाते हैं
Okay, then it's okay. Then अपना जो भी एक सर्कुलर था जीएसटी में हमने देखा था, so that particular circular would be applicable. Is that clear? Okay. When the goods are sent outside India for exhibition or consignment, no integrated tax is to be paid for specified goods at the time of taking these goods out of India. The activity being not a supply, hence the situation of notification number 45, ठीक है, requiring the payment of integrated tax at the time of re-import is not applicable. Thus, it can be re-imported without payment of duty, provided such re-import happens before 6 months from the date of delivery चालान. मतलब आपने जब भी इसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो उतने में आपको री-इम्पोर्ट कब तक करना है? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी चालान. अगर इतने टाइम में अगर वापस आ जाते हैं, देन आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्टेशन. आई होप इट इज क्लियर. ओके, समझ में आ गई बात? So this was the whole discussion regarding the first chapter. यहाँ पर कुछ केस लॉस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ. मैंगलोर रिफाइनरी, अब ये केस लॉ में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या होता है, आउटसाइड इंडिया से कुछ ये लोगों ने इंपोर्ट किया, ठीक है. अब बिल ऑफ लेडिंग पे फॉर एग्जांपल लिखा था 10,000 गैलन्स ऑफ ऑयल, ऐसा लिखा था, ठीक है, पर एक्चुअली में लैंडिंग हुआ सिर्फ 9,000. ये इवोपरेशन वगैरह जो भी हुआ रहेगा, तो जो इंपोर्टर है उसने 9,000 गैलन्स का ही बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, जबकि बिल ऑफ लेडिंग जो था वो 10,000 गैलन्स का था. तो डिपार्टमेंट 10,000 गैलन पे ड्यूटी मांग रही है, पर इंपोर्टर पे करने को रेडी है सिर्फ 9,000 पर. तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 9,000 पर पे करेगा. इज दैट क्लियर? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. नेक्स्ट इज तिरुपति उद्योग लिमिटेड. अगर यहाँ पर डीटीए से एसईजेड में सेल हो रहा है, ठीक है, सप्लाइड बाय डीटीए टू एसईजेड, तो यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी? आंसर इज नो. एक्सपोर्ट ड्यूटी तब लगाई जाएगी जब सेक्शन 12 के एम्बिट में आ रहा हो. सेक्शन 12 क्या कहता है? एक्सपोर्टेशन कब होता है? जब टेरिटोरियल बॉर्डर क्रॉस होता है. तो ये दोनों तो इंडिया में है. ओके, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का पर्पस जो है वो लिमिटेड है अप टू सेक्शन नंबर 12. नॉट, इट शुड नॉट बी ड्रैग डाउन टू डीम्ड एक्सपोर्ट केसेस, ठीक है, मतलब डीटीए से एसईजेड जा रहा है तो उस केस में कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती. दैट्स इट विद दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.